विद्यार्थी नमस्कार। कक्षा 9वीं विषय हिंदी के अंतर्गत आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की पूरक पुस्तिका संचयन के पाठ 2 स्मृति शीर्षक का अध्ययन करेंगे। इसके संस्मरणकार हैं आचार्य श्री राम शर्मा जी। उन्होंने अपने बचपन की एक घटना का संस्मरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। लीजिए, प्रस्तुत है यह घटना। बात सन 1908 ईस्वी की है। दिसंबर महीने के अंतिम दिन या जनवरी महीने के प्रारंभिक दिन होंगे। इन दोनों कड़ाके की ठंड होती है जो हड्डियां जमा देती है। इसी बीच 2-4 दिन में मावठ अर्थात कभी कभार ठंड में होने वाले सामान्य बारिश जो फसलों को लाभदायक हो गई। अतः शीत की भयंकरता और बढ़ गई। सायंकाल के 3 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ तोड़कर खा रहा था कि उसी समय गांव की ओर से किसी व्यक्ति ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए भयभीत हुआ चल जाता था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। भय उत्पन्न करने वाली चिंता थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी नहीं हो रही। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भय दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर के डाक खाने में डाल आओ। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाएं। ये बड़ी जरूरी हैं। जाड़े के दिन थे ही, तिस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। मां ने भुजाने के लिए थोड़े चने धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहक हो चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झुरे जाते थे। इस कारण वह मुख डंडा सजीव था प्रतीत होता था। प्रसन्न चित्त हम लोग मक्खनपुर की ओर बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेब ना थी। हम दोनों उछलते कूदते एक सांस में गांव से 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा, लगभग 36 फुट गहरा। उसमें पानी ना था। उसमें ना जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली थी, अर्थात बंदरों की तरह शैतानी करने वाली। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं के सामने उछल कूद करने की सूझी। उछलकर सबसे पहले कुएं में झांकने वाला मैं ही था। मैंने कुएं में झांक कर एक ढीला उसमें फेंका कि कैसी आवाज आती है। उसे सुनने की बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी, पर कुएं में ज्यों ही ढीला गिरा त्यों ही फुसकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोल करता हुआ मृग समूह अर्थात हिरणों का झुंड अति समीप खड़े कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है।
उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला कुएं में फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह कहे लगाए। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। यह रोजाना की आदत सी हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था, इसलिए जैसे ही हम उस कुएं के पास से निकलते कुएं में ढेला फेंककर फुफकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। मैं कुएं की ओर आगे बढ़ा। छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक, अर्थात एक हिरण के पीछे उसका छौना। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में जा गिरी। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरण की आत्मा गोली लगने से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़प कर मर जाता है, उसी भांति वे चिट्ठियां टोपी से क्या निकल गईं, मेरी तो जान ही निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उन्हें पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, ठीक उसी प्रकार जैसे एक घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ता देख उस पर हमला करता है, पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थीं। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झपटके के कारण कुएं में गिर गया होता। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे, छोटा भाई ढाण मार मार कर और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा, पिटने के भय और घबराहट से रोने का उफान आ ही जाता था। पलकों को ढकने, भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। माँ की गोद की याद आती थी। जो चाहता था कि माँ आकर सीने से लगा ले और लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियां फिर लिखी जाएंगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दें कि चिट्ठी डाल आए, पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही नहीं था। घर पहुंचकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के ना पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं सिसक रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, अर्थात दिन ढलता जा रहा था। कहीं भाग जाने की तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत को मार्ग ही स्वीकार कर ले और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल की क्या चिंता, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर करता है। उस समय में चिट्ठियां निकालने के लिए विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता ना थी, पर विश्वास यह था
कि डंडे से पहले सांप को मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डैंग, जिस पर घिरनी की सहायता से पानी खींचा जाता है, के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डैंग से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे उतरने लगा। छोटा भाई फिर दौड़ने लगा। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी वैसा ही था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप की तनिक भी भय नहीं था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा हूँगा, तब ध्यान से नीचे देखा। अकल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा हुआ था। मेरे उतरने की गति से वह इधर उधर हिलता था। उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट करने के आसन पर बैठा था। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित होकर फन फैलाकर खड़ा होता है और फुकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी अर्थात शत्रु मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटका था। धोती डैंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच उतरना था। इसके माने थे कि सांप के 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। स्मरण रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है। नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। ऐसी दशा में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था। वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का स्वयं प्रयत्न करता। पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन अर्थात डंडा बीचों बीच लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था, उतरना तो था ही। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। यदि मैं ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? धीरे धीरे उतरने लगा। एक इंच ज्यों-ज्यों मैं नीचे उतरता जाता था, त्यों-त्यों मेरी एकाग्र चित्तता अर्थात ध्यान बढ़ता जाता था। मुझे एक उपाय सूझा। दोनों हाथों में धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं के बगल में लगा दिए। दीवार से पैर लगते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी। सांप ने फू करके उस पर मुँह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगें कमर से समकोण बनाती हुई लटकी रहीं। पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें चार हुई। शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षुश्रवा नेत्र से सुनने वाला कहते हैं। मैं भी स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थीं
कि वह किस ओर से आक्रमण करता है। सांप ने मोहिनी सी डाली थी। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था, पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी, वह तो आकाश कुसुम था, अर्थात आकाश से फूल तोड़ने के जैसा। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। 2 चिट्ठियां उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थीं और एक और मेरी थी। मैं तो चिट्ठियां लेने को ही उतरा था। हम दोनों अपने दाव पेंच पर डटे थे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमजोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचलकर मार देता, पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। डंडा चलाने के लिए स्थान ही नहीं था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए जिससे वे घुमाए जा सकें। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मोहरे पर खड़ा होना था। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो वह पलटकर जरूर काटता, और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता। अब तक सांप ने बार किया ना किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया था। ऐसा करना उचित भी ना था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाएं। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर की चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा ना था। करता था एक कुर्ता था और कोई कपड़ा ना था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ा जाए। मारना या बिल्कुल छेड़खानी ना करना, ये 2 मार्ग थे। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था। बाध्य होकर दूसरे मार्ग का आलम्बन किया। डंडे को लेकर ज्यों ही मैंने सांप के दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा और चिट्ठी की ओर बढ़ा और ज्यों चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुकार के साथ काली बिजली तड़की और डंडे पर गिरी। हृदय में कंप हुआ और हाथों ने आज्ञा न मानी। डंडा छूट पड़ा। मैं तो ना मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीव सा कुछ लगा हुआ है। वह विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था। उस सर्टिफिकेट की जरूरत ना थी। सांप ने लगातार फूं फूं करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था, या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। उधर ऊपर फूं फूं और मेरे उछलने और कभी धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फूं फूं और धमाके में टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भ्रातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी, उसकी चीख निकल गई। छोटे भाई की आशंका बेजा न थी। उस पर फूं और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने बार भी किया और डंडे से चपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर खिंच गया और गुंजलक अर्थात गांठ मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथ से इस प्रकार स्पर्श हो गया। उफ, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक ओर पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा बार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और न बचता। इसलिए, लेकिन जब जीवन होता है तो हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। वह दैवी कृपा थी।
डंडे के मेरी ओर खींच आने के से मेरा और सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड को चुन लिए, चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई से उन्हें ऊपर खींचने को कहा। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशान गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर पार करता, इसलिए कुएं के बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने सांप के दाईं ओर फेंकी कि वह उस पर झपटा और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया, पर बात की बात में उसने दूसरी ओर भी पार कर दिया। यदि बीच में डंडा ना होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम नहीं था। केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। 15 से 20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ, कम ही अधिक नहीं। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा, बाहें भर गई थी। हृदय की धड़कन तेजी हो गई थी, पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल ऊपर चढ़ आया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को झाड़ झूर कर धोती कुर्ता पहना, फिर किशनपुर के लड़के को जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था ताकीद करके, अर्थात बार बार चेतावनी देकर कि वह कुएं वाली घटना किसी से ना कहे, हम लोग आगे बढ़े। सन 1915 ईस्वी में जब मैंने मैट्रिकुलेशन पास करके अपनी माँ से घटना सुनाई तो उनके नेत्रों में आंसू झलक आए। उन्होंने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चे को डैने अर्थात पंखों के नीचे छुपा लेती है। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल ना थी, डंडा था, और डंडे का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक ना था। यहाँ अंक समाप्त हुआ। अब बारी है प्रश्नाभ्यास की, तो लीजिए प्रस्तुत हैं ये प्रश्न।